तो अगर आपसे कहा जाए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मायने क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। राष्ट्रपति के चुनाव में हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका मायने क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मायने है मत मूल्य को ज्ञात करना, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ अ पर्सन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। राष्ट्रपति के चुनाव में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो निर्वाचक मंडल होता है, उनके सदस्यों के मत मूल्य को हम ज्ञात करते हैं कि जब यूपी का एक विधायक वोट देने जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में तो उसकी वोट वैल्यू क्या होगी? 208। जब झारखंड का एक विधायक वोट देने जाएगा तो उसकी वोट वैल्यू क्या होगी? जब तमिलनाडु का एक विधायक वोट देने जाएगा तो उसकी वोट वैल्यू क्या होगी? जब जो है सिक्किम का एक विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने जाएगा तो उसकी वोट वैल्यू क्या होगी? जब लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने जाएगा तो उसकी वोट वैल्यू क्या होगी? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मायने होता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर हैं, या हम कहें राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटर हैं, उनमें से उन वोटर की वोट वैल्यू क्या होगी? यदि वो यूपी का विधायक है, अगर वो झारखंड का विधायक है, या वो लोकसभा या राज्यसभा का निर्वाचित सांसद है, तो जब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देगा तो वोट देते समय उसके वोट वैल्यू क्या होगी? जैसे यूपी के विधायक की वोट वैल्यू 208 होती है, झारखंड के विधायक की वोट वैल्यू 176 होती है, मगर लोकसभा या राज्यसभा का कोई मेंबर अगर जाके वोटिंग करता है तो उसकी वोट वैल्यू 708 होती है। हर एक की वोट वैल्यू अलग अलग है कि नहीं? तो अलग अलग के लिए जो हम फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, एक्चुअली उस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? हम सबके वोट वैल्यू को ज्ञात कर रहे हैं। इसी को कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो यदि आपसे एग्जाम पूछा जाए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था क्या है? तो आप कहोगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मान्य है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदाता वोट देता है, आम जनता तो वोट देती नहीं है, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, उस इलेक्टोरल कॉलेज में विधायक और सांसद होते हैं, तो ये लोग जाके राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उसके जो मेंबर हैं, उनके वोट वैल्यू को डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है, वही एक्चुअली आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। इसे समझ, जब यूपी का विधायक वोट देने जाएगा तो यूपी के विधायक पीछे यूपी के एक निश्चित जनसंख्या है, यह माना जा रहा है उस जनसंख्या की तरफ से वो विधायक वोट दे रहा है। यूपी की टोटल पॉपुलेशन बटे यूपी के कितने विधायक हैं जो चुने गए हैं, जो निर्वाचित हैं, टोटल कौन है? टोटल एमएलए ऑफ यूपी। ठीक, यहां सब इनटू इस ये वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, इस वैल्यू को कैलकुलेशन की दृष्टि से आसान करने के लिए इनटू 1/1000। जब आप ये काम करते हो तो आपको जो है यूपी के एक विधायक की वोट वैल्यू 208 मिल जाती है। इसका क्या माने? इसको नहीं कि यूपी का एक विधायक जब वोट देने जा रहा है तो उसके पीछे की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने पीछे की पॉपुलेशन को वो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब आप सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम की पॉपुलेशन बहुत कम है, भारत में सबसे कम पॉपुलेशन अगर किसी स्टेट की है तो सिक्किम की है। अगर सिक्किम की बात करेंगे, वहां पर टोटल पॉपुलेशन बाई टोटल एमएलए सिक्किम के इनटू 1/1000, वहां पर क्योंकि सिक्किम के एक विधायक की वोट वैल्यू कितनी आएगी? 7। सिक्किम क्या, सिक्किम जो है अपने पीछे कम आबादी को, अपने पीछे कम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूपी की आबादी ज्यादा, यूपी का विधायक जब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देगा तो जिसके फेवर में उसने अपना वोट दिया, तुरंत उसके अकाउंट में 208 वोट गिरेंगे जाके। सिक्किम की आबादी कम है, सिक्किम का विधायक जब राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करेगा, उसने जिसके फेवर में अपनी वोटिंग की, उसके अकाउंट में 7 वोट गिरेंगे। ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस ये है कि हर विधायक
अपने पीछे किसी आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आपके पास आबादी ज्यादा है, यूपी के पास आपके विधायक की वोट वैल्यू ज्यादा होगी। सिक्किम के पास आबादी कम है, उसकी वोट वैल्यू कम होगी। यही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसका मायने होता है उस चुनाव में जो वोटर हैं उनकी वोट वैल्यू को ज्ञात करना, उनकी वोट वैल्यू को पता करना। ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। आपको समझ में आया? थोड़ा बताया। अभी 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 एकदम कुछ नहीं पढ़ा है। नहीं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी पॉलिटी कुछ नहीं पढ़ी। अच्छा, थोड़ा बताया ना। है? अच्छा, नहीं आएगा 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 आएगा। अभी कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? कोई बात नहीं, वो आएगा। कुछ चीज इतने टफ नहीं है कि समझी ना जा सके, मगर धीरे धीरे होता ना, बाई एंड बाई, होले होले। वो अभी सब समझ में आ जाएगा। अभी शुरुआत थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा, है? उसको धीरे धीरे आप अपना लय में आ जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। बात ये चले कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो विधायक हैं वो वोट देते हैं जाकर, हम अब वोट देने नहीं जाते हैं। जो सांसद हैं वो वोट देने जाते हैं, हम अब वोट देने नहीं जाते। तो जब सांसद वोट देगा तो उसकी वोट वैल्यू क्या होगी, जब एक विधायक वोट देगा तो उसकी वोट वैल्यू क्या होगी, उसके बारे में बात चल रही है। नॉर्मली जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो एक व्यक्ति एक वोट। ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन जब वोट देगा तो उसके वोट की वैल्यू जो है 10 होगी, जब एक रिक्शा वाला जाएगा तो उसके वोट वाली वैल्यू 1 होगी। ऐसा नहीं होता, एक व्यक्ति एक वोट होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सवर्ण हो निम्न वर्ण हो, एक व्यक्ति एक वोट। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, जब वोटर वोट देने जाता है तो यूपी की विधायक की वोट वैल्यू अलग होगी, सिक्किम के विधायक की वोट वैल्यू अलग होगी, उनकी अलग अलग होती है। और जो हमारा सांसद है, संसद में जो मेंबर बैठते हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी वोट वैल्यू अलग होती है। तो सबकी वोट वैल्यू अलग अलग होती है। तो इसी को कहा गया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि एक वोटर जो है एक प्रोपोर्शन में अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझ आएगा, कोई बात नहीं। ये देखो, ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है, हमने अपने राष्ट्रपति के चुनाव में जो इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था की है उसको हमने आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड से प्रेरित होकर हमने अपने पॉलिटी में, अपने संविधान में इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था की है। इसको लिख लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रणाली आयरलैंड से ली गई है। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल, द सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, द सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज in presidential election is borrowed. The system of proportional, the system of electoral college in the election of president, is borrowed from Ireland. राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। The system of electoral college is borrowed from Ireland. अच्छा, आयरलैंड। नहीं, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, निर्वाचक मंडल की प्रणाली, निर्वाचक मंडल का जो व्यवस्था की हमने अपने यहाँ रखी है उसको हमने कहां से लिया है, हमने आयरलैंड से उसको लिया है। आयरलैंड एक देश है, हाँ हाँ, नाम सुना आयरलैंड का, जो है ब्रिटेन के बगल में है। जो यूके होता है, जो हमारे से यूके बना है,
यहाँ पर जो है आयरलैंड है, आयरलैंड का उत्तरी आयरलैंड और ये पूरा ये मिलके ये यूके बनाता है, ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, दूसरी चीज हमने आपको बताई थी कि जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हम जब वोट वैल्यू ज्ञात करते हैं तो अभी हमने बताया कैसे जाते हैं। मान लीजिए जब मुझे यूपी के विधायक की वोट वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन ऑफ यूपी, यूपी और टोटल एमएलए, कौन सा एमएलए, वो जो इलेक्टेड है, जिनको जनता ने चुना है, निर्वाचित प्रतिनिधि, टोटल एमएलए ऑफ यूपी, ये तो करेंगे इनटू 1/1000। इससे क्या होगा, हमें यूपी के एक विधायक का वोट वैल्यू मालूम चल जाएगा। सिक्किम में पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम बाई टोटल एमएलए ऑफ सिक्किम इनटू 1/1000, सिक्किम के एक विधायक की वोट वैल्यू पता हो जाएगी। तो पॉपुलेशन लेते ना, तो संविधान में व्यवस्था ये रखी गई है कि हर बार जब जो है 10 साल में जो है सेंसस होता है, 10 साल में आबादी की गणना की जाती है, तो हर बार जब नया सेंसस आएगा उस नए सेंसस के आधार पर इस प्रकार से वोट वैल्यू निकाली जाएगी। तो आप अगर देखें तो हर 10 साल में जो वोट वैल्यू है विधायकों की, सांसदों की, वो चेंज होती जाएगी, क्योंकि हर 10 साल में नई आबादी के फिगर आ जाएंगे। ठीक, अब हो क्या रहा था कि नहीं, यही तो बताने जा रहे हैं, हो क्या रहा था कि आजादी के बाद शुरुआत में तो हर 10 साल बाद जो आंकड़े मेरे पास आ रहे थे, जो फिगर आ रही थी सेंसस की, हम उसका प्रयोग करते थे। लेकिन हुआ ये कि उत्तर भारत में जितनी तेजी से आबादी बढ़ी उतनी यहां पर आबादी कंट्रोल में रही। देखिए भारत में जो है फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम विश्व में सबसे पहले आरंभ किया गया 1951 से। 1951 जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान से भारत में जो है आबादी नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल के कार्यक्रम शुरू कर दिए गए, फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। भारत विश्व में फर्स्ट कंट्री है जिसने अपने यहां जो है ये कार्यक्रम आरंभ किया। ठीक, इसके बाद भी ये सुधरने वाले नहीं थे, उत्तर भारत के राज्य सुधरते नहीं है, बिहार है, यूपी है, ये नहीं माने। हाँ, फिर भी हम फर्स्ट नंबर पे पहुंच रहे हैं, पहुंच गए। अच्छा, ये नहीं पता हमको, ये पता है पहुंच रहे हैं। अच्छा, जबकि दक्षिण भारत के लोगों ने काफी सहयोग किया, इन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल किया, लेकिन ये आगे बढ़ गए। अब जब ये आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ की विधायक की वोट वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इन विधायकों का महत्व बढ़ता जाएगा। दक्षिण भारत के लोगों ने कहा, देखिए आपने जो है परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाए, हमने आपको पूरा सहयोग किया और अपने आप की आबादी को हमने नियंत्रण में रखा, लेकिन ये मानने वाले नहीं है, और इससे जो है इनकी वोट वैल्यू बढ़ रही है। ये सब क्या चल रहा है? अगर यही बात है तो फिर अगर कंपटीशन ही करना है तो फिर आओ, हम भी कंपटीशन में पीछे नहीं है। तो फिर इंदिरा गांधी सरकार ने कहा कि 1971 की जो पॉपुलेशन थी बस उसी जगह कंट्रोल कर लिया। माने कहा कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में जब हम वोट वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे तो हम 1971 की पॉपुलेशन को लेंगे। माने यहां पर स्थिर कर दिया कि सेंसस तो हर 10 साल में होगा, हर 10 साल में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, ये आबादी बढ़ती जाएगी। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को संतुष्ट करने के लिए देखिए ये नाराज हो रहे थे कि ये कहते हैं हम पिछड़ रहे हैं वोट वैल्यू में, ये उत्तर प्रदेश, बिहार ये आगे निकले जा रहे हैं, इनका महत्व बढ़ता जा रहा है पॉलिटिक्स में। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि 1971 में कि जो पॉपुलेशन की सेंसस है वहां पर जो फिगर आ चुकी है उसी फिगर को हम कांस्टेंट करके जो है ये कैलकुलेशन करेंगे। हम ये कह रहे हैं अभी जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसमें जिस पॉपुलेशन को यहां पर रखा गया था वो 1971 की पॉपुलेशन को रखा गया था। 1971 के बाद से जो नई फिगर आ रही है उसको हम यहां नहीं रख रहे हैं, हम सिर्फ पुराने फिगर को रख रहे हैं। ये काम किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। 42nd अमेंडमेंट में ये व्यवस्था कर दी गई थी कि वर्ष 2000 तक
वर्ष 2000 तक इसी पॉपुलेशन फिगर का प्रयोग किया जाएगा। सेंसस तो हर 10 साल में होगा, मगर राष्ट्रपति के चुनाव में जब हम वोट वैल्यू को हम डिटरमाइन करेंगे, जब हम वोट वैल्यू निकालेंगे, तो हम 71 की ही पॉपुलेशन को जो है यहां पर रखेंगे। ये बात यहां तक समझ आई। और जब 2000 आया तो अब 2001 के आंकड़े आने वाले थे। अब 2001 के आंकड़ों के आधार पर, उस फिगर के आधार पर यहां पर पॉपुलेशन रखी जाती है और फिर यहां पर नए सिरे से जो है कैलकुलेशन किया जाता। तो फिर चिंता हुई, तो फिर एक संविधान संशोधन किया गया। ये साथ किया गया है 1999 के साथ किया गया है, और उसमें यह संविधान संशोधन था 84वां 84th अमेंडमेंट। उसमें व्यवस्था कर दी गई कि 2026 तक हम 1971 के ही जो है फिगर को रखेंगे। 2026 के बाद जो नया सेंसस आएगा, जो आएगा 2031 में, तो 2026 के बाद जब जो नया सेंसस होगा, फिर उसके जो फिगर आएंगे तब कहीं जाकर हम चेंज करेंगे। पहले 2000 तक का था, पहले 2000 तक का था, उसके बाद जो है 2026 कर दिया गया। 84वां संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि वर्ष 2026 तक हम जो है 1971 की पॉपुलेशन का यूज करेंगे। 2026 के बाद जो नया सेंसस आएगा, 2000, देखिए सेंसस हर 10 साल में आता है। 51 में आया, 61 में आया, 71 में आया, 81 में आया, 91 में आया, 2001 में आया, 2011 में, फिर उसके बाद 2021 में। हर 10 साल में सेंसस होता है, हर 10 साल में पॉपुलेशन की गणना की जाती है। ठीक, तो इस समय का जो लेटेस्ट जो है संविधान संशोधन है वो 84वां संविधान संशोधन है, और उसमें ये व्यवस्था कर दी गई है कि 2026 तक जो है हम 1971 की पॉपुलेशन को ही ध्यान रखकर ये सारी काउंटिंग करेंगे। अर्थात अभी भी जो है यूपी के विधायक की वोट वैल्यू 208 ही रहेगी। हमें लगता है कि अगर नया अगर फिगर को प्रयोग कर दिया जाए, हो सकता है यूपी के विधायक की वोट वैल्यू 1000 पहुंच जाए। समझ लो ना, तो उनकी वोट वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, इससे उनको जो है नाराजगी हो रही थी। ठीक, तो दूसरा फायदा ये हो रहा है कि बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। 71 पर हमने कॉन्स्टेंट कर दिया है, 71 की पॉपुलेशन को हम ध्यान में रखेंगे तो बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। सबकी वोट वैल्यू पहले से पता होती है कि यूपी है तो 208 है, सिक्किम है तो 7 है, झारखंड तो 176 है। ठीक है, और अगर सांसद है लोकसभा का, राज्यसभा का, तो उसकी वोट वैल्यू 708 है। सब कुछ पहले से पता होता, क्योंकि 71 के ही फिगर को हम चला रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है आपको, ये हाँ इसी में समतुलता में नहीं, ये जो वोट वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं ना, तो वोट वैल्यू के लिए हम कौन सी पॉपुलेशन को लेते हैं ये बता रहे हैं। लिखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य को प्राप्त करने के लिए 1971 की जनगणना का प्रयोग करते हैं। इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, लिखिए आपने, हाँ, इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू डिटरमाइन अ वोट वैल्यू ऑफ अ मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, टू डिटरमाइन a value of vote of any MLA or MP, to determine a value of vote of any MLA or MP means member of parliament. We use the figure of 1971 census. We use the population figure of 1971 census. ठीक, ये एग्जाम पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है हम वोट वैल्यू ज्ञात करने के लिए किस सेंसस का प्रयोग करते हैं, तो वो है ये 1971 का सेंसस।
84वां संविधान संशोधन द्वारा। अगर आपको हिंदी में लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब समझ में आ जाएगा ना। जो टेक्निकल टर्म है वो हम आपको इंग्लिश में बता देंगे, ठीक है। लिख लीजिए 84वां संविधान संशोधन, जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 84वां 84वां संविधान संशोधन, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 84वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना सेंसस, 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना का प्रयोग वर्ष 2026 तक कांस्टेंट कर दिया गया है। 2026 तक के लिए कांस्टेंट कर दिया गया है, यूज करेंगे। अब 2026 के बाद जो अब नया सेंसस आएगा वो 2031 में आएगा, ठीक है ना। माने 2026 तक जो है हम जो है इसी लेंगे कि 2026 के बाद जो नई फिगर आएगी, तो 2026 का जो नई फिगर आनी है वो 2031 में आनी है, क्योंकि हर 10 साल में जो सेंसस होता है 2000, हाँ 2031 में जो है नया सेंसस होगा, नया सेंसस आएगा, ठीक 2031 में आएगा। ये जो सेंसस होगा इसके जो फिगर आएगी, इसकी फिगर आ पाएगी जो है 32-33 में, 2032-33 की फिगर आ पाएगी। अब इसके बाद जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें जो है इसमें की पॉपुलेशन को हम ध्यान में रखेंगे, नहीं समझाई। अभी 2026 तक जो है जो भी राष्ट्रपति के चुनाव होंगे उसमें 1971 तक की हम जो है पॉपुलेशन को लेंगे। 2026 के बाद जो अगर चुनाव होता है उसका चुनाव जो है इसके पहले हो रहा है, तो 71 की ही जो है हम पॉपुलेशन को लेंगे, क्योंकि अब जो नया सेंसस आएगा वो तो 2031 में आएगा ना। तो सेंसस हर 10 साल में आता है, माने 2021 के बाद अब नया सेंसस आएगा 2031 में, ठीक है ना। तो अगर 2026 तक हमने कांस्टेंट कर दिया कि 1926 की जो है पॉपुलेशन को आधार बनाएंगे, तो 2026 तक स्थिर कर दिया, तो इसका अर्थ ये हो गया कि अब नया संसद तो 2031 में आएगा ना। 71 के पॉपुलेशन के आधार पर जो है वोट वैल्यू को ज्ञात करके चुनाव होंगे। माने जैसा अभी चल रहा है, माने यूपी का विधायक जब जाएगा तो 208 ही वोट डालेगा। अब हमें नहीं पता कि 2026-31 के बीच में कोई चुनाव होना राष्ट्रपति का, नहीं हमें नहीं पता ये बात। जैसे जो है अभी कब चुनाव हुए थे, अभी पिछले 22 में हुए हैं, तो अब अगला चुनाव जो है 2027 में होगा ना। तो जब 2027 में चुनाव होगा तो 1971 का ही सेंसस प्रयोग करेंगे जो अभी तक प्रयोग करते आ रहे हैं, क्योंकि 27 में कभी कोई नए सेंसस होना नहीं है। उसके बाद अगला जो होगा 7/5/12 2032 में होगा, ठीक। अब अगर 2032 में जो है 2031 के सेंसस की फिगर आ जाती है, अगर आ जाती है तब तो उस पर होगा, नहीं तो 2071 के ही पॉपुलेशन पर होगा, क्योंकि फिगर को आने में कुछ साल लगते हैं। जब 2031 की जो है हमारी सेंसस शुरू होगी तो उसका सेंसस को आने में जो है 2032-33 तक आ पाएगा। बात नहीं समझ आई। सेंसस एक बहुत बड़ा काम होता है, तो उसमें जो है उसके आंकड़ों को इकट्ठा करना, फिर उनको रिफाइन करना, उनका सब करना, तो आने में 2-3 साल लग जाते हैं। तो 2031 की जनगणना, हाँ 2031 की जनगणना के जो आंकड़े होंगे
वो आपको मिलेंगे जाकर 2032 में, 2033 में जाकर मिल पाएंगे। ठीक, अभी कहा जाएगा 2033 में जब वहां पर फिगर आएगी, हम कहेंगे ये फिगर क्या है, 2031 की है, हम ये बताएंगे। ठीक है ना। सार बस इतना है, आपको एग्जाम व्यू पॉइंट से आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम किस सेंसस का प्रयोग करते हैं। 1971 के सेंसस का प्रयोग करते हैं। ये कब तक जो है कांस्टेंट रखी जाएगी, कब तक हम 1971 के ही सेंसस का प्रयोग करते रहेंगे। तो इसलिए लिया गया कि उस समय जो है इस प्रकार का आक्रोश पैदा हुआ, दक्षिण भारत के राज्यों ने कहा कि जो है आप लोग ऊपर उत्तर भारत की आबादी बढ़ती जा रही है, तो उनके विधायकों की वोट वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस झगड़े को रोकने के लिए जो है ये कह दिया गया कि चाहे उनकी जितनी आबादी बढ़ जाए, हम 1971 के ही सेंसस पर काउंटिंग करेंगे, 1971 को ही हम आधार बनाएंगे। हर 10 साल में जो है राष्ट्रपति के चुनाव, हर 10 साल बाद जब नया सेंसस आता था तो राष्ट्रपति के चुनाव में उस पॉपुलेशन को शामिल करके उसका वोट वैल्यू काउंट करते थे। फिर 10 साल में नया आंकड़ा आ गया, जैसे मान लीजिए 1952 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ होगा तो 1951 के सेंसस का प्रयोग किया गया। उसका दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 1957 में, तो 57 में अभी कोई नया सेंसस हुआ नहीं था, 51 का ही सेंसस प्रयोग किया गया। अगला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 1962 में, तब तक दूसरा सेंसस आ चुका था 1961, तो इसमें जो है 1961 का सेंसस का प्रयोग किया गया होगा। फिर अगला चुनाव हुआ, बात समझ आ गई। इस प्रकार से नए सेंसस का प्रयोग करते जब आ जाता है, मगर 1971 तक आते आते हम ये देख रहे थे कि यूपी के विधायक की, बिहार के विधायक की वोट वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, तो इन्होंने अपनी आबादी खूब बढ़ाई। हाँ, और हमारे क्या जो दक्षिण भारत के राज्य थे वो बड़े सभ्य थे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ी नहीं, तो उनके विधायक की वोट वैल्यू भी कम रही, तो नाराज होने लगे कि ऐसे काम कैसे चलेगा। उत्तर भारतीयों को समझाओ, समझते नहीं है, आबादी बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसका फायदा उनको राष्ट्रपति के चुनाव में मिल जाता है, उनके विधायक की वोट वैल्यू बढ़ जाती है, उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आप सोचिए, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश के विधायक जिस प्रत्याशी को, जिस कैंडिडेट को वोट देगा, उसके तुरंत अकाउंट में 208 वोट आ जाएंगे। तो नहीं, प्रधानमंत्री के पास अगर यूपी में मेंबर ज्यादा हैं, प्रधानमंत्री वोट देने तो जो है वो जाएंगे ना विधायक। मान लीजिए प्रधानमंत्री को यूपी में मेंबर कम मिले, यूपी में जो है सपा के मेंबर ज्यादा है, यूपी में सपा के विधायक ज्यादा है, प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे सपा पार्टी के विधायक उसको वोट देंगे जिसको सपा का मुखिया कहेगा। बस समझ आइए, तो सपा के विधायकों की वोट वैल्यू ज्यादा है। उसे समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? अकेले प्रधानमंत्री से कहने से नहीं होता, तो प्रधानमंत्री की वोट वैल्यू तो एक सांसद के रूप में 708 है बस। हाँ, एक सांसद, प्रधानमंत्री सांसद होता ना, उसकी वोट वैल्यू सिर्फ 708 है। आपकी पार्टी के कितने ज्यादा विधायक और सांसद हैं, इस पर आप जीतोगे चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक और सांसद वोट देते हैं। ऐसा हुआ 1969 में जिस पार्टी की सरकार थी उसका घोषित प्रत्याशी था वीबी गिरी, नहीं सॉरी, नीलम संजीवा रेड्डी। उसमें कांग्रेस की सरकार थी 69 में, और कांग्रेस ने अपने राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बताया था नीलम संजीवा रेड्डी होंगे, लेकिन ये नीलम संजीवा रेड्डी हार गए थे। देखिए, होता इसलिए कि अक्सर उसका वो इसलिए जीत जाता है क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसके पास जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खूब होते हैं, उसके पास विधायक खूब होते हैं। इसलिए अगर उसके पास विधायक नहीं है तो कैसे जीत पाएगा वो। अगर आज मोदी की सरकार, तो आज मोदी के पास जो है उत्तर प्रदेश के 325 विधायक उसके साथ खड़े हैं जोगी के, और हर विधायक 208 वोट वैल्यू रखता है, और कई राज्यों में मोदी माने बीजेपी की सरकार है,
तो उस बीजेपी के वो जितने जो विधायक हैं किसको वोट देंगे? जिसको उनकी पार्टी कहेगी इसको वोट दो। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक और जो है सांसद वोट देते हैं। इससे होता क्या है कि जो दक्षिण भारतीय राज्यों में के जो उनके विधायक हैं उनकी वोट बड़ी कम होती है। तो एक जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो किसका समर्थन मांगेगा? वो ज्यादा महत्व देगा यूपी के विधायक को, देगा महत्व कि नहीं? कि यूपी का एक विधायक वोट देता तो 208, और फिर कोई पाबंदी नहीं होती, कोई किसी को भी वोट दे सकता है, क्योंकि चुनाव गुप्त होता है, बाय सीक्रेट बैलेट। वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। कोई देख सकता कौन किसको वोट दे रहा है। मान लीजिए बीजेपी ने कहा कि आपको द्रौपदी मुर्मू को वोट देना है, कोई बीजेपी का सांसद, कोई बीजेपी का विधायक हो सकता है कि दूसरे को वोट दे दे, आप जान ही नहीं सकते, क्योंकि गुप्त मतदान हो रहा है। हमने लिखा है कि नहीं, गुप्त मतदान होता है। हाँ, यहां पर आपको एग्जाम के लिए क्या जानना है? एग्जाम के लिए बस आपको इतना जानना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस संसद का हम प्रयोग करते हैं। तो 1971 का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, जबकि होना ये चाहिए था कि हर बार जब नई जनगणना होती है तो संसद का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन चूंकि जिस तरीके से आबादी बढ़ते जा रहे थे उत्तर भारत के लोग, इसलिए दक्षिण भारत के लोगों की शिकायत को शांत करने के लिए 1971 का जो सेंसस आ गया, आप बस इसी सेंसस का प्रयोग करते रहेंगे, बढ़ा ले उनको आबादी, वोट वैल्यू अब आगे उनकी नहीं बढ़ा पाएगी, क्योंकि 1971 के ही सेंसस का प्रयोग करेंगे। तो इस बात को संविधान में संशोधन करके 42nd अमेंडमेंट के द्वारा व्यवस्था कर दी गई थी कि वर्ष 2000 तक इसी सेंसस का प्रयोग किया जाएगा। अब वर्ष 2000 आ गया, अब पता चला अब जो 2001 का सेंसस का प्रयोग किया जाएगा, तो तुरंत जो है 1999 में या 2000 में 1999 में एक नया संविधान संशोधन किया गया। 42 का दूना कर दो 84, 84th अमेंडमेंट किया गया और व्यवस्था कर दी गई कि 2026 तक हम 71 के सेंसस का ही प्रयोग करते रहेंगे। 2026 के बाद जो नया सेंसस होगा, वो जो फिगर आएगी, तब हम उसका यूज करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अभी 2026 तक हम इसी सेंसस का प्रयोग करेंगे 1971 का। ठीक, बात समझ आ गई प्रथमा? बात समझ आई? उत्कर्ष समझ आई? तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, एक भी पूछा जाएगा कि 84वां संविधान संशोधन द्वारा 1971 की जनगणना को कब तक प्रयोग किया जाएगा? आप कहोगे 2026 तक। ठीक, तब तक स्थिर रख दिया गया। अब 2026 का जो नया सेंसस आएगा तब देखा जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव में हम किस सेंसस का प्रयोग करते हैं? 1971 सेंसस का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसी चीज को लिखना है, लिख लिया ना? देखिए, हमने कल आपको बताया था एक चुनाव का प्रणाली होती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एक ही सिस्टम होता है। नाम सुना आप लोगों ने उसका? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट नाम सुना कभी ये न्यूज पेपर में? इसका अर्थ ये होता है कि चुनाव में जिसको सबसे अधिक मत मिले वो विजयी होगा, वो विनर होगा। कल समझाया था ना कि मान लीजिए जो है ए बी सी डी, ये 4 लोग जो खड़े हुए चुनाव में, और वोटिंग कितनी हुई? 100 लोग थे, 100 वोटर थे। हमेशा सारे वोटर नहीं जाते एग्जाम चुनाव में वोट देने। वोटिंग हुई आपकी 50%। इसका अर्थ हुआ कि 50 वोटर तो जो है गए नहीं, 50 वोटर तो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किए नहीं, सिर्फ 50 लोगों ने जाकर वोटिंग करी। अब 50 में वोटिंग करी, वोटिंग कैसे हो गई? इनके पास आया 15%, 35 बचा, इनके पास आया 10%, 25 बचा।
टोटल कितने वोट पड़ गए? 50 वोट पड़ गए। समझने के लिए 100 लेते हैं क्योंकि इससे समझना आसान हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास 100 वोटर थे, चुनाव हो रहे हैं, ए बी सी डी ये 4 कैंडिडेट हैं मैदान में, लेकिन कभी भी 100% जो है वोटिंग नहीं होती है। नॉर्मली होती है 50%, 55%, कहीं कहीं 45%, इस प्रकार से वोटिंग होती है। कहीं कहीं तो जब 30% वोटिंग होती है, मतलब 70% लोगों ने चुनाव में वोट ही नहीं दिया, तो हम मान कर चलते हैं कि 50% जो है एब्सेंट रहे, माने 50 वोटर तो उन्होंने चुनाव में वोट दिए नहीं जाकर। अब सिर्फ 50 लोग वोट देने गए, 50 लोगों का वोट ऐसे बटा, ए को मिले 15, बी को मिले 10, सी को मिले 12, डी को मिले 13। कौन जीता? ए जीत गया, ए नेता बन गया, ए विजयी हो गया। लेकिन अगर आप एक को पर ध्यान दीजिए तो ए को जो है 100 वोटर हैं और ए को मिले 15, अर्थात जो है करीब 85% जो है ए के साथ नहीं है। इसका अर्थ तो यही हुआ, वोटिंग हुई, 100 लोग थे, 50 तो वोट ही नहीं देने गए, 50 वोट देने गए, उन 50 में से 15 ने सिर्फ ए का समर्थन किया। ये 10 तो बी के पक्ष में है, 12 सी के पक्ष में है, 13 डी के पक्ष में है, पूरे 50 वोट हो गए। ए को मिले 15, वोटर कितने थे? 100 थे, माने 100 में से 15 आप हटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 85, माने 85% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ए को या तो रिजेक्ट कर दिया है या एक के प्रति वो उदासीन है, इसके प्रति उपेक्षा का उनका भाव है, तभी तो वोट देने नहीं गए वो। ठीक, तो हम किसको विजय मानते हैं? जो अपने क्षेत्र के मतदाताओं का सिर्फ 15% को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको सिर्फ 15% के साथ खड़े हुए हैं, हम उसको उस एरिया का जो है विधायक या सांसद मान रहे हैं। ये क्या उचित है? नेता बनने के लिए कम से कम तुमको अपने क्षेत्र का मेजॉरिटी का समर्थन मिलना चाहिए था। मेजॉरिटी तो आपके विरोध में है या आपको इग्नोर कर रही है। 100 में 85 तो आपके साथ खड़े नहीं है, तो मेजॉरिटी तो आपके साथ नहीं है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? ये जीत गया। इसकी एक कमी है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इस सिस्टम की। इस कमी को दूर करने के लिए एक तरीका चलाया गया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। देखिए इसकी क्या कमी है, इसकी कमी हम आपको थोड़ा समझा दें। मान लीजिए ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, सॉरी इसको बीजेपी बना देते हैं, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये सपा है और ये बसपा है। ठीक, देखो कांग्रेस को भी तो 10% वोट मिले, सॉरी 10 मिले, सपा को 12 मिले, 13 मिले, लेकिन ये नहीं जीते। जीता कौन? जीता बीजेपी। कल्पना करते हैं, इसको दूसरे तरीके से हम समझाते हैं। कल्पना करते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर निर्वाचन क्षेत्र में यही पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 है, मान लीजिए ये जो गोविंद नगर है, यहां पर ये दिखाई पड़ा। हम आते किदवई नगर में, किदवई नगर में यहां पर हम देखते हैं कि बीजेपी को मिल गया 17, ठीक, यहां कांग्रेस को मिल गया 8, यहां सपा को मिल गया 13, यहां बीएसपी को मिल गया 12। ठीक, जो गोविंद नगर था ये किदवई नगर, यहां पर इस प्रकार की वोटिंग हुई है। यहां पर कौन जीता? यहां भी बीजेपी जीती, और कांग्रेस, सपा, बसपा सब हार गए। ठीक, अच्छा देखते हैं सिर्फ किदवई नगर और गोविंद नगर में जब हम देखते हैं, कुल मिला के बीजेपी को देखो, यहां पर देखा 100 वोट, यहां पर 50 वोट पड़े, यहां पर भी 50 वोट पड़े। अब तो आप देखते हैं बीजेपी को दोनों जगह मिला के देखा जाए कितने वोट मिले, 15 और 7, 32 बीजेपी के पास टोटल आया
32 वोट। कांग्रेस पास टोटल कितने वोट आए हैं? 18। कांग्रेस पास टोटल आया 18। सपा के पास टोटल कितने वोट आए हैं? 25। और बीजेपी के पास कितने वोट आए हैं? 25। देखिए टोटल कितने, अब तक कितने वोट पड़ चुके हैं? 100। ठीक। अब आप ये देखिए कि 100 में से बीजेपी को कितना वोट मिल रहा है? 32। कांग्रेस को 100 में कितने वोट मिले? 18। सपा को 100 में 25 मिले, बीएसपी को 100 में 25 मिले, सबसे ज्यादा मिले बीजेपी को। किदवई नगर से भी बीजेपी जीती, गोविंद नगर से भी बीजेपी जीती, दोनों जगह से बीजेपी के प्रत्याशी जीते और ये प्रत्याशी हार गए। जबकि आप देखा जाए तो टोटल वोट में बीजेपी की भागीदारी कितनी है? 32। और कांग्रेस की भागीदारी 18 है, सपा की भागीदारी 25 है, बीजेपी की भागीदारी 25 है, मगर इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। दोनों जगह ये हार गए, जीता कौन? बीजेपी। तो इसमें एक कमी है कि है जो वोट है, वोट तो उनको भी मिल रहा है, कांग्रेस को भी तो कुल मिला के 18% वोट मिले हैं, लेकिन इनका कोई कैंडिडेट नहीं है। कुल मिला के सपा को भी तो 25% वोट मिले हैं, कुल मिला के बीएसपी को भी तो 25% वोट मिले हैं। इस प्रकार से फर्स्ट पास्ट अप्रोच नहीं हो सकता है कि कोई एक पार्टी जो है उसके ज्यादा से ज्यादा विधायक चुन लिए जाए, जबकि टोटल वोटिंग में उसकी भागीदारी बहुत नहीं है, और तमाम कैंडिडेट हार जाएं बसपा के सपा के, जबकि टोटल वोटिंग में उनकी भी हिस्सेदारी है। जैसे यहां दिखाई पड़ रहा है, टोटल वोटिंग में कांग्रेस को 18% वोट मिले हैं, टोटल वोटिंग में सपा को 25% वोट मिले हैं, टोटल वोटिंग में बसपा को 25% वोट मिले हैं, और टोटल वोटिंग में जो है बीजेपी को 32% वोट मिले हैं। मगर कांग्रेस सपा बसपा का हर जगह प्रत्याशी हार गया है, हर जगह बीजेपी का प्रत्याशी जीता है, जबकि बीजेपी को टोटल वोटिंग में सिर्फ 32% की भागीदारी है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो है लिस्ट मंगाई जाती है हर पार्टी से कि आप अपने जो है ऊपर से जो है 100 प्रत्याशी के लिस्ट में पास भेज दीजिए। मान लीजिए बीजेपी ने भेज दिया अपनी लिस्ट, कांग्रेस ने भेज दिया, सपा ने भेज दिया, बीएसपी ने भेज दिया, देखा टोटल वोटिंग कितनी हुई? 100 वोट पड़े, बीजेपी कितने मिले? 32। तो ऊपर से 100 से 32 तक बीजेपी के विधायक हो जाएंगे। कांग्रेस को वोट कितने मिले? 18। तो कांग्रेस ने जब लिस्ट भेजी थी उसमें से 18 विधायक कांग्रेस के रख लिए जाएंगे। सपा को वोट मिले 25%, बीजेपी मिले 25%। तो बीजेपी और सपा की जो लिस्टें पहुंची थी 100 की, उनमें से 25 विधायक सपा के और 25 विधायक बसपा के हो गए, माने सबको मिल गया। आपकी वोटिंग 100 में 32 थी, आपके 32 विधायक हैं, आपको 100 में वोटिंग 18 मिली थी, आपको 18 विधायक हैं, आपको 25-25 मिली थी, आपको 25-25 विधायक हैं। एक सिस्टम ये होता है, इसको कहते हैं लिस्ट सिस्टम। ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, माने जिसको जितनी प्रतिशत की जिसकी वोटिंग प्राप्त हुई उसको उतने विधायक दे दिए गए। बात कुछ कम समझ में आई ना? बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? आप समझ आ रही है? हो सकता है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 403 सीटें होती हैं, हो सकता है 403 में 403 जो है हमारी बीजेपी को मिल जाए और सपा बसपा और कांग्रेस सब हार जाएं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सपा बसपा कांग्रेस के खाते में वोट नहीं आए। जब आप देखो टोटल वोटिंग कितनी हुई तो आप कहोगे टोटल वोटिंग बीजेपी को टोटल वोटिंग में जो है सिर्फ 30% जो है मत मिले हैं, बाकी 70% जो मत थे वो बढ़ गए सपा में, बसपा में, कांग्रेस में, निर्दलीय में, लेकिन पूरी सीटें बीजेपी को मिल गई। ये फर्स्ट पार्ट द पोस्ट की खामी है। अगर लिस्ट सिस्टम होता, अगर सूची प्रणाली होती, तो सूची प्रणाली में क्या होता? सिर्फ बीजेपी को 30 विधायक मिलते और बाकी 70 विधायक जो है इनमें बढ़ते, बीजेपी सपा बसपा उन सब में बढ़ जाते। अभी रिपीट करेंगे, हमें पता है कम समझ में आया है? विपक्षी दल क्या नहीं, इसमें यह अर्थ है कि जिसको जितने परसेंट वोटिंग हुई उसको उतने परसेंट जो है संसद में सदस्य दिए जाएंगे। ये होता है जिसे हम कहते हैं कि जो है उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में टोटल जितनी वोटिंग हुई है उसमें सब योगी को वोट थोड़े मिल गए,
योगी का अगर प्रतिशत देखा जाएगा, बीजेपी का प्रतिशत, हो सकता है बीजेपी का प्रतिशत जो है 30% आ जाएगा, 25% मिले। हो सकता है बीजेपी को जो है यूपी में जो वोटिंग हुई है हमें पता नहीं है, लेकिन हो सकता है वहां पर जो है योगी को जो है 25% वोट मिले हों, योगी माने बीजेपी को, और 75% वोट जो विपक्ष को गया है, किसी सपा को गया, किसी कांग्रेस को गया, किसी अपना दल को गया, किसी और को गया। लेकिन सरकार किसके, सारे विधायक किसके हैं, योगी की जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं, ऐसे जीत रहे हैं, यहाँ पर 17 पा गया, यहाँ 15 पा गया, तो बीजेपी यहां से भी जीत गया, बीजेपी यहां से जीत गया, लेकिन वोट तो इनको भी मिले भैया, वोट तो इनको भी मिले। और इनको वोट कितना मिला, टोटल वोटिंग अगर 100 हुई है तो टोटल वोटिंग में बीजेपी को सिर्फ 32% वोटिंग मिली है, बाकी इसके अलावा माने लगभग 70% वोटिंग जो है अन्य पार्टियों को मिली है। तो जो विधायक पहुंचे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उस विधायकों में 70% विधायक तो विपक्ष के होने चाहिए, और जो है 32% विधायक जो है बीजेपी के होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम में जो है ये सब उपेक्षित हो जाते हैं। बात समझा गई पूरी तरीके से? ये कॉन्सेप्चुअल है, इसको जब समझ जाएंगे तब आप समझ पाएंगे फर्स्ट जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है। ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, माने उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में जो है हमको सीटें मिल रही हैं जिस अनुपात में हमको वोट मिला है, ये है ठीक, ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उसी अनुपात में जो है सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में किसी पार्टी को वोट मिला है। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होता है कि टोटल वोटिंग हुई है, बीजेपी को कुल वोट मिले 25%, लेकिन बीजेपी के जो विधायक चुन लिए गए हैं, टोटल सीटों में बीजेपी को पता चला जो है 60% विधायक बीजेपी के आ गए। कैसे आ गए? आपको टोटल वोटिंग तो 25% मिली है, कैसे हो गए, कैसे हो जाते हैं, ये जानना चाहते हैं। यूं देख लीजिए ना कि देखिए दोनों जगह से कौन जीत रहा है, दोनों जगह से जो है बीजेपी जीत रही है, जबकि वोट तो इनको भी मिल रहे हैं ना, वोट इन्हें भी मिल रहे हैं, लेकिन ये हार रहे हैं। इसी प्रकार हो सकता है कई निर्वाचन क्षेत्रों में इसे दिखाई पड़ेगा, हो सकता है ये पैटर्न आपको कई निर्वाचन क्षेत्रों में नजर आए। तो कुल मिला के आप जब पाओगे टोटल वोटिंग में बीजेपी को कितना मिला, तो टोटल वोटिंग में बीजेपी को मिला 25%, लेकिन बीजेपी को सीटें कितनी मिली, बीजेपी को सीटें मिल गई करीब जो है 70%। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब आपको कुल वोट 25% मिला है तो आपको सीटें भी 25% मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, सीटें आपको 70% मिल गई, लेकिन कुल वोट आपको मिला 25%, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। समझ आई? सिर्फ जो है उत्कर्ष को छोड़कर, ये बात किसी को पल्ले नहीं पड़ी है। अच्छा नहीं, अभी वहां तक, अभी वहां पर क्या बताना चाहते हैं, अभी वहां पहुंची नहीं आप, वहां जब पहुंचेंगे तो आप समझ पाएंगे। अभी तो हम ये बता रहे हैं, ये प्रोपोर्शनल सिस्टम का जो है ये लिस्ट सिस्टम है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का होता है जिसको जितने परसेंट वोट मिले हैं विधानसभा में, उसको उतने ही विधायक मिलेंगे, ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ये फायदा मिल जाता है जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पमत हैं, उनको भी सीटें मिल जाती हैं। इसमें क्या होगा, इसमें इनको कभी सीट मिल नहीं पाएगी, यहाँ पर बीजेपी जीत गई, यहाँ बीजेपी जीत गई, अगले भी बीजेपी जीत जाएगी, वहां भी बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि बीजेपी ये सब थोड़ा सा आगे बढ़ गई है, तो हर जगह बीजेपी जीत रही है, और ये सब हर जगह हार रहे हैं, हालांकि वोटें इनको भी मिल रहे हैं, ये हर जगह हार रहे हैं। और जब विधानसभा बैठी तो विधानसभा में चारों तरफ बीजेपी के मेंबर दिखाई पड़ रहे हैं, इतने तो बीजेपी को वोट भी नहीं मिले, बीजेपी को वोट मिले सिर्फ 25%, 70% तो दूसरी पार्टी को मिल गए, विपक्ष में चले गए। तो कायदे से जब वहां विधानसभा बैठे वहां 70% विपक्ष के लोग बैठे और सिर्फ 25% बीजेपी के विधायक होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इस सिस्टम के कारण ऐसा हो रहा है, इस सिस्टम की एक कमी है। तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसी व्यवस्था होती है जहां पे जिसको जितने परसेंट, जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिला है उस पार्टी के उतने ही विधायक वहां पर पहुंचेंगे। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। उसमें क्या होता है, हर पार्टी से सूची मंगाई जाती है। बीजेपी आप अपनी सूची 100 लोगों की दे दीजिए, सपा आप अपनी 100 लोगों की सूची दे दीजिए, बसपा आप अपनी 100 लोगों की सूची दे दीजिए,
अब देखा वोटिंग हो गई, वोटिंग देखा किसको कितने परसेंट वोट मिला, बीजेपी को 25% मिला, बीजेपी आपके 25 विधायक ऊपर 100 में से 25 बीजेपी को दे दिए गए। अच्छा, कांग्रेस आपको कितनी वोटिंग मिली, आपको 18%, आपके 18 विधायक, आपको कितने मिले, आपको 25%, आपके 25 विधायक, आपके 25%, आपके 25 विधायक। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके होते हैं, एक तो सूची प्रणाली होती है, जो भी हमने बताया, सूची सबसे मंगा ली गई, सबसे सूची मंगा ली गई और देखा गया वोटिंग किसका कितना प्रतिशत है, उस प्रतिशत के अनुसार उनको उतने विधायक दे दिए गए। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, जैसा कि अपने भारत में चलता है, तो क्या होगा कि वोटिंग तो 25, आप बीजेपी को मिला सिर्फ 25%, मगर विधानसभा में उसको सीटें मिल गई 70%। ठीक, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक बार एग्जाम पूछा गया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फायदा क्या है, एक बार ये यूपी के एग्जाम पूछा गया, तो उसका फायदा यह है कि इसमें जो है अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है, जो माइनॉरिटीज हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, अन्यथा यहां पर कोई रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं पा रहा है, सब बीजेपी के ही लोग जीत रहे हैं। ठीक, अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या क्लियर है ना? देखिए समझ में आ जाता है फेस से कि किसको जो है बात पढ़ले पड़ी, किसको नहीं पड़ी। मानी समझ में आ गया था कि उत्कर्ष को जो बात समझ में आ गई है। राष्ट्रपति के चुनाव में कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी, वो है वोटर के वोट वैल्यू को ज्ञात करना। राष्ट्रपति के चुनाव में इसका अर्थ यह है, लेकिन सही मायने में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये है जो अभी हमने समझाया कि जिसको जितने वोट मिलेंगे, जितने प्रतिशत, उतने प्रतिशत उसके कैंडिडेट वहां पर पहुंचेंगे। ये है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का अर्थ होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है लिस्ट सिस्टम, लिस्ट सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है लिस्ट सिस्टम, एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरणीय मत। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव में हम जिस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग करते हैं वो ये नहीं है, वो ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग इससे तो वहां पर होता है जहां पर कई प्रत्याशी होते हैं, जैसे हमने बताया सपा है, बसपा है, कई प्रत्याशियों के बीच में कंटेस्ट हो रहा है। उस प्रकार से विधानसभा में बहुत सारी सीटें हैं जिनके लिए चुनाव होना है, वहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग सही होता है और उसका फायदा आप लोगों ने देख लिया, हर एक को मौका मिल जाता है, हर एक का जिसको जितनी भागीदारी उसको उतनी वहां सीटें मिल जाती हैं। ये जो है आपके एग्जाम में जो है ये खास तौर से आईएएस के एग्जाम में जो है या पुलिस के एग्जाम में ये सब जानना इसलिए जरूरी है। जो देखिए जो उसका तैयारी नहीं कर रहा उसके लिए कसरत की बहुत जरूरत नहीं है। वहां पूछा जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव की आलोचना पूछी जाएगी, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज कीजिए ना, तो वहां पर जब इन कॉन्सेप्ट की आपको नॉलेज होगी तो आप क्रिटिसाइज कर पाओगे, जब इनकी नॉलेज ही नहीं होगी तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर पाओगे। ठीक, अब आपके मन की बात पूरी करने जा रहे हैं कि जो है बात को आगे बढ़ाया जाए ना। हाँ, कल तक इतनी बात हो गई थी कि हर एक के अलग अलग वोट वैल्यू होते हैं। अब आज आपको बताने जा रहे हैं जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वोट दिया जाएगा, तो उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का क्या मतलब है, व्हाट इज मीन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरणीय मत, इसका क्या अर्थ है, आज ये समझाने जा रहे हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरणीय मत, ये क्या होता है ये बताने जा रहे हैं।
देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में ये तय कर लिया जाता है कि विनर वो होगा जिसको एक फिक्स कोटा ऑफ वोट मिलेंगे। ये देखा जाता है कुल कितने वोट पड़े, टोटल कितने वोट पड़े, उसमें कई वोट जो है अवैध हो जाएंगे। हाँ वही समझाने जा रहा है, वो समझाने जा रहा है। ये देखा जाता है टोटल कितने वोट पड़े। मान लीजिए जो है वोटिंग हुई और जो है 100 वोट मिले, 100 वोट पड़े, टोटल मिला के 100 वोट पड़े। राष्ट्रपति के चुनाव में ए है, बी है, सी है, डी है, ये चार लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं और कुल वोट पड़े हैं 100। तो ये देखा जाएगा जीतेगा वो जो इसका आधे से, कोई एक ही व्यक्ति को चुनाव जीतना ना, तो जो उसका आधे से ज्यादा पाएगा उसको जीता माना जाएगा। माने जिसको 51 वोट मिल जाएंगे उसको जीता मानेंगे। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट नहीं होगा कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए। सपोज जो है इनको मिले 40, इनको मिले 20, इनको मिले 35, इन्हें मिले 25, पूरे 100 हो गए। कोई नहीं जीता क्योंकि किसी को भी 51, 100 वोट पड़े, किसी को भी 51 वोट मिला नहीं। फिर क्या होगा वो अलग बात है, यहां कोई नहीं जीता। ठीक, क्योंकि जो कम से कम कह रहा है कि हम जीते, कम से कम आधे लोग तो उसके साथ खड़े हो। क्योंकि विधानसभा लोकसभा में क्या हो रहा था, हमको सिर्फ 15% वोट मिला है, 85% वोट तो हमको मिला ही नहीं, वो हमारे फेवर में ही नहीं, वो हम कह रहे हैं हम जीत गए। यहां क्या कहा जा रहा है, ऐसे नहीं मानेंगे जीत गए, आपको सिर्फ 40% आपके साथ है, माने 60% तो आपके साथ है ही नहीं, कैसे आप जीत गए। तो यहां कोटा फिक्स कर दिया जाता है, टोटल देखा जाता है कितने वोट पड़े, जितने वोट पड़े हैं। वोट माने कुछ वोट तो निरस्त हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है। मान लीजिए सपोज 120 वोट पड़े, मान लीजिए 120 वोट पड़े, उस 120 वोट में से 4 वोट अवैध हो गए, 4 वोट जो है अवैध हो गए, तो बचे 116। इतने वोट जो है वैलिड पाए गए। देखिए वोट किसे अवैध हो जाता है, आप चुनाव में वोट देने गए, आपने कुछ गलत तरीके से उसको भर दिया, गलत तरीके से कुछ कर दिया, वो वोट आपका कैंसिल हो जाता है। अभी बताएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे होता ही है, आप चुनाव देंगे, अब जो सांसद और जो होते हैं विधायक बहुत सारे पढ़े लिखे होते नहीं है, समझदार होते नहीं है, वहां लिखा है जय श्री राम है, तो वो वोट जो है निरस्त कर दे, वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक, और किस होता अभी आगे बताएंगे। तो मान लीजिए कुल वोट पड़े थे 120, 4 प्रकार से कैंसिल कर दिए गए, तो अब वोट कितने बचे, 116 बचे। तो अब राष्ट्रपति के चुनाव में उसको जीता माना जाएगा, इसका आधा कीजिए, कितना हो गया, 58 हो गया। इसमें एक और जोड़िए, कितना हो गया, 59। तो अब जिसको 59 वोट मिलेंगे उसको जीता मानेंगे, 59 या इससे ज्यादा, जो कोटा होता है, माने उसको जीता मानेंगे जिसको जो कुल वोट पड़े हैं, जो वैलिड पोलिंग हुई, जो वैलिड वोट पोल्ड है, उसका आधे से ज्यादा उसको मिलना चाहिए, उसको जीता मानते हैं। और जब तक नहीं मानेंगे, अगर इस प्रकार से वोटिंग हुई है, किसी को भी जो है आधे से ज्यादा वोट नहीं मिले, कोई नहीं जीता। यहां तक बात समझ आ गई। तो अब इस बात को लिख लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में उसी प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाता है, उसी कैंडिडेट को विनर, उसी प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाता है जिसको पड़े वोटों का एक निश्चित कोटा प्राप्त हो जाए। In a presidential election, a candidate is declared as winner who receives
एक निश्चित कोटा प्राप्त हो जाए, who receives a fixed quota for this purpose. This quota is determined as follows. This quota is determined as follows. यह कोटा निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यह कोटा निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। यह कोटा निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। कोटा कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए उसका देख लीजिए। टोटल वैल्यू ऑफ votes, valid votes polled. Total value of valid votes polled. वैध पड़े वोटों का कुल मान, वैध पड़े वोटों का कुल मान। टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड votes polled by 2/2 + 1। ठीक, इसका अर्थ ये, अब इसको समझिए। इसका अर्थ ये, मान लीजिए टोटल जो है 100 वोट पड़े हैं, ये वैल्यू है। इसका हमने किया आधा, कितना हो गया 50, उसमें जोड़ा 1, कितना हो गया 51। जिसको अगर 100 वोट पड़े हैं तो जिसको 51 वोट मिलेगा, ये कोटा है। जिसको ये कोटा मिल जाएगा या इससे ऊपर चला जाए, वो विजयी हो जाएगा। ठीक, अब आपका प्रश्न है कि क्या दोबारा मतदान होगा अगर किसी को वोट नहीं मिलता है? अब उस पर आते हैं। अब यही पर काम आता है एकल हस्तांतरणीय मत क्या होता है। दोबारा चुनाव नहीं होता है, वोटों का ट्रांसफर होता है। कैसे होता है आगे समझाते हैं। हाँ, वो बता रहे हैं, आ रहे हैं ना वहां पर। जब चुनाव होता है तो आप वोट देने गए तो आपको लिस्ट मिलेगी, लिस्ट मिली आपको इस प्रकार से, ये है ए, ये है बी, ये सी, ये डी, ये 4 कैंडिडेट हैं। आपको बैलेट पेपर मिला और आपको एक पेन मिलता है वहां से ही, खास स्याही का। आपको जो है अपना प्रेफरेंस शो करना होता है, अपनी प्राथमिकता, अपनी पसंद शो करनी होती है कि आप ABCD में से आपकी पहली पसंद कौन सी है, आप किसको जिताना चाहते हो। आपने कहा बी मेरी पसंद है। अच्छा, इन केस अगर बी नहीं जीता तो आप कहोगे हमारी दूसरी पसंद ए है, हमारी तीसरी पसंद सी है, हमारी चौथी पसंद डी है। ठीक, अब हम गए, कोई दूसरा कैंडिडेट गया, उसको भी लिस्ट मिल गई ABCD, उसको भी कहेंगे आप अपनी पसंद बताइए, आपका कौन प्रत्याशी जिसको आप जितना चाहते हो। उसने कहा मेरी पसंद है ए, पहले नंबर पर हम ए को पसंद करते हैं, दूसरे नंबर पे हम सी को पसंद करते हैं, तीसरे पे हम बी को, और आखिरी मेरी पसंद है ए। इस प्रकार से माने पेन मिलता है एक खास, उस पेन से आपको अपनी पसंद शो करना पड़ता है। अब मान लीजिए ये जब वोट काउंट किया जाएगा तो इसमें क्या कहा जाएगा, किसको मिला, बी को ए पहले पसंद है, ये माना जाएगा ये वोट बी को गया, ये माना जाएगा। ACD को छोड़ दिया जाएगा। जब गिनती की जाएगी, बैलेट की गिनती की जाएगी, तो ये जो वोट किसको मिला है, बी को मिला है। अब मान लीजिए यूपी का विधायक है तो बी के अकाउंट में 208 वोट पहुंच गए। ठीक, अब इनके वोट की काउंटिंग की गई, ये वोट किसको मिला है बताइए, ये वोट डी को मिला है। मान लीजिए यूपी का विधायक है तो डी के अकाउंट में 208 वोट पहुंच गए। ये है, इस प्रकार से वोटिंग होती है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई दिख गया, कुछ कम समझदार है, बोला देखिए हमारे लिए तो जो है ए और बी दोनों जो है हमारे बड़े भाई के समान है,
दोनों में बराबर, हम किसी को दूसरा नंबर क्यों दें, हम दोनों को पहला प्रेफरेंस देते हैं, दोनों मेरे बराबर की पसंद है, इसका वोट कैंसिल कर दिया जाएगा। बेवकूफ कहां से आ गया ये मान्य नहीं होगा। अब मान लीजिए यूपी का विधायक था, इसको 208 वोट जो है निरस्त हो गया, बेकार चले गए, किसी को नहीं मिले, क्योंकि तुम ए को भी पहला कदम, बी को भी पहला कदम, किसको माने। ठीक, माने राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटर होते हैं उनको अपनी पसंद हर प्रत्याशी के सामने लिख के बतानी पड़ती है, तो ये सब काम किसका, कौन, उनको छोड़ दिया जाएगा, कोई कुछ नहीं। हाँ, वो अभी आगे आता है। प्रोफेसर पूछते हैं कि मान लीजिए किसी को भी जो है कोटा नहीं मिला, तो अब दोबारा वोटिंग नहीं कराई जाएगी, अब आगे क्या किया जाएगा, वहां पर प्रोफेसर का काम आ गया। आगे समझाते हैं, बात समझ में आ रही कुछ कुछ, हाँ? मान लेते हैं कुछ 100 वोट पड़े और हर एक की वोट वैल्यू एक ही है, ये मान लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि अगर हर एक की वोट वैल्यू अलग करेंगे तो समझने में दिक्कत आएगी ना। मान लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 100 वोट पड़े हैं और इसलिए जीतने के लिए 51 वोट चाहिए। ठीक, जिसको 51 नहीं मिलेगा तब तक कोई कैंडिडेट जीता नहीं माना जाएगा। कुल 100 वोट पड़े हैं, ए बी सी डी है, वोट कितने पड़े, 100। ए को मिले 40, बी को कुल वोट मिले 30, सी को कुल वोट मिले 20, डी को कुल वोट मिले 10, कोई नहीं जीता, क्योंकि जीतने के लिए फिक्स कोटा कितना यहां आया है, यहां फिक्स जो कोटा होगा वो होगा 51, जिसको 51 वोट मिलेगा उसी को तो जीता मानेंगे। और जो है ए बी सी डी में से किसी को भी 51 वोट मिले नहीं, कोई नहीं जीता। अब क्या करेंगे, क्या दोबारा चुनाव कराएंगे, नहीं, जिसको सबसे कम वोट मिले होते हैं उसको जो है बाहर कर देते हैं और उसके वोट जो है इनमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हाँ, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऐसे करेंगे। डी को 10 वोट मिले, देखिए डी को 10 वोट कैसे मिले होंगे, ये डी है, सिर्फ 2 वोटों पर ध्यान दें, सिर्फ 2 वोटों पर। ए बी सी डी, ए बी सी डी, बी को 10 वोट मिले, हम सिर्फ 2 वोटों की बात करते हैं। 10 लोगों में से सबने जो है डी को पहली प्रेफरेंस दी होगी। ठीक, ये सब वोट डी को जा रहे हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये सब वोट डी को जा रहे हैं, क्योंकि सबने जो पहली प्रेफरेंस किसको दी है, डी को दी है। लेकिन इसने पहली प्रेफरेंस डी को दी है, अपनी दूसरी प्रेफरेंस उसने ए को दी, इसने अपनी दूसरी प्रेफरेंस बी को दी, इसने अपनी दूसरी प्रेफरेंस सी को दी, इसने अपनी दूसरी प्रेफरेंस डी को दी। डी को 10 वोट मिलेंगे, 10 वोट ऐसे मिलेंगे, इनमें से 10 लोग वो हैं जिनकी पहली पसंद डी था, जिनमें से इन 10 की पहली पसंद डी था, मगर इनकी दूसरी पसंद डी थोड़ी था। इनकी दूसरी पसंद में किसी ने ए को पसंद किया, किसी ने बी को पसंद किया, किसी ने सी को पसंद किया, किसी ने फिर से ए को पसंद किया, ऐसे हुआ होगा ना। प्रतिभा, बात बाउंस हो रहा है, समझ में आ रहा, थोड़ा सा समझ आ रहा ना। अच्छा, तो डी को सबसे कम वोट मिले, इसको हमने कंटेस्ट से बाहर कर दिया और डी के वोट को हम ट्रांसफर करेंगे, तो देखेंगे डी को जिन्होंने 10 वोट है, इनकी दूसरी पसंद कौन सी है। देखा गया कि जो है इसकी दूसरी पसंद ए है, तो इस 10 में से एक वोट जो है ए को दे दिया गया। फिर देखा गया इसकी दूसरी पसंद जो है बी है, तो कुछ बी को वोट दिया गया। इसकी दूसरी पसंद सी है, तो सी को वोट दे दिया गया। इसकी दूसरी पसंद बी है, तो फिर बी को वोट दे दिया गया। तो जो हम अपना प्रेफरेंस, अपनी पसंद देते हैं,
अगर जो प्रत्याशी को सबसे कम वोट मिलता है उसको हम बाहर कर देते हैं। हाँ, उसके वोट दूसरों को ट्रांसफर कर दी जाएंगे, सेकंड प्रेफरेंस वाले। कि अगर आप डी नहीं है तो आपकी दूसरी पसंद क्या है? हमारी दूसरी पसंद ए है, एक वोट दो इसका, डी का वोट अब को दो, 10 में से एक वोट इधर चला गया। अच्छा आप बताइए, अब इनके पास बचे 9, आप बताइए आपकी दूसरी पसंद क्या है? मेरी दूसरी पसंद बी है, अगर डी नहीं है तो मेरी दूसरी पसंद बी है। अच्छा बी को ट्रांसफर करो उसका वोट डी को, यहाँ बच्चे 8, आपकी पसंद क्या है? हमारी दूसरी पसंद सी है, अच्छा तो इसका डी का एक वोट सी को ट्रांसफर करो। अच्छा यहाँ बच्चे 7, आपकी पसंद क्या है? बी है, अच्छा बी को ही ट्रांसफर करो, यहाँ बच्चे 6। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? इस प्रकार से ये जो 10 वोट थे, 10 वोट जो है यहां शिफ्ट होकर कुछ यहां को, कुछ यहां को, कुछ यहां को मिल जाएंगे। मान लीजिए जो है इस 10 में से जो है किसको, उसको है ना। अब मान लीजिए जो ये 10 वोट था, ये 10 वोट इस प्रकार शिफ्ट हुआ कि अगर यहां पर जो है इसको मिल गए 9, ज्यादातर लोगों की पसंद एक थी, सपोज दूसरी पसंद डी में से 9 लोगों की दूसरी पसंद एक थी, तो किसको वोट मिल जाएगा? यहां पर 9 इनको मिल जाएगा, और बचा एक वोट, एक वोट की दूसरी पसंद थी सी, इसको एक मिल गया। ठीक, अब काउंटिंग की गई, क्या काउंटिंग आई? ए को मिले 49, सी बी को मिले 30, सी को मिले 21। अभी भी तो कोई नहीं जीत रहा है। हाँ, अब क्या करेंगे हम? नेक्स्ट राउंड की करेंगे। सेकंड राउंड में भी कोई नहीं जीता। नहीं, अभी सी तो है, अभी तो सी है। हाँ, ये 49 है, ये 30, ये 21 है। हाँ, अब मान लीजिए सेकंड राउंड की मीटिंग में यहाँ को इसको 51 मिल जाते हैं तो बात खत्म थी। सेकंड राउंड की काउंटिंग में देखा गया अभी भी किसी को 51 नहीं मिल रहे हैं। क्या किया जाएगा? देखो भाई, सबसे कम किसको मिले हैं? सबसे कम मिले हैं सी को, इसको बाहर करो और इसके नेक्स्ट प्रेफरेंस का जो है वोट जो है इनमें बांटो। हाँ, तो फिर जो है कोई एक जीत जाएगा, एक अब अपने आप जो है 51 मिल जाएगा। हाँ, बात समझ आ गई? होता यह नॉर्मली फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में ही लोग जीत जाते हैं। नॉर्मली होता यह फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हो सकता है कि ए को मिल जाए 55, ठीक, बी को मिल जाए 30, सी को मिल जाए 15, डी को कुछ मिले ही नहीं, ऐसे भी होता है। हाँ, सब बेकारी होना, लेकिन जीता उसको माना जाएगा जिसको कम से कम कोटे के बराबर तो मिले। होता यह कि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में ही लोग जीत जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में किसी को भी जो है कोटे का नंबर मिला ही नहीं, वो मैजिक नंबर मिला ही नहीं, तो सेकंड राउंड की काउंटिंग की जाती है। सेकंड राउंड की काउंटिंग में जिसको सबसे कम वोट मिला है उसको बाहर कर देंगे और उसके सेकंड प्रेफरेंस का, उसकी दूसरी पसंद का वोट जो है उन प्रत्याशी को दे दिया जाएगा जो उसके लिस्ट में बताया गया कि हमारी दूसरी पसंद ये है, हमारी दूसरी पसंद ये है, हमारी दूसरी पसंद ये है। बात एकदम क्लियर हो गई? ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये अगर कोई नहीं जीत रहा है, सबसे कम मत पाने वाले प्रत्याशी को चुनाव से बाहर कर देते हैं और उसकी दूसरी पसंद का वोट, उसके बैलेट के दूसरी पसंद वोट उस प्रत्याशी को दे दिया जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि किसी एक प्रत्याशी को वो कोटा मिल ना जाए। अभी तक जो है सिर्फ एक बार सेकंड राउंड की काउंटिंग की गई थी, वरना पहले राउंड की काउंटिंग में ही सबको मिल जाता है। वीवी गिरी थे, 1969 की बात है, वीवी गिरी थे, फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में किसी भी प्रत्याशी कोटे के बराबर नहीं मिला था। तब सेकंड राउंड की काउंटिंग की गई और सेकंड राउंड की काउंटिंग में जो है वीवी गिरी जीते थे। ठीक, यह है एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली। क्या लिखा है? नहीं, इसके आगे लिखा है क्या? इसके पीछे नहीं, इसके पीछे कोई
हाँ, अब आगे लिखिए। राष्ट्रपति के चुनाव में, हिंदी में लिख लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक मतदाता, राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक मतदाता को प्रत्याशी के अगेंस्ट अपने प्रेफरेंस को शो करना पड़ता है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक मतदाता को प्रत्याशी के सामने अपनी पसंद कैंडिडेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, एवरी वोटर को व्यक्त करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। एवरी वोटर इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एवरी वोटर हैज टू शो its preference. Every voter has to show his preference against the candidates contesting. यदि पहले राउंड की गणना में किसी प्रत्याशी को फिक्स कोटा, नियत कोटा प्राप्त हो जाता है तो वह विजयी माना जाता है। यदि प्रथम दौर की गणना में, यदि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में किसी नियत कोटा, जो फिक्स कोटा है, प्राप्त हो जाता है तो वह विजयी घोषित कर दिया जाता है। नहीं तो सेकंड राउंड, द्वितीय चक्र की मतगणना आरंभ की जाती है। अदरवाइज सेकंड राउंड वोटिंग इज सेट इन मोशन। नहीं तो द्वितीय चक्र की गणना प्रारंभ की जाती है। ठीक, सेकंड राउंड में जिस प्रत्याशी को प्रथम राउंड में सबसे कम मत प्राप्त हुआ था उसको बाहर कर दिया जाता है। सेकंड राउंड में जिस कैंडिडेट को प्रथम राउंड में सबसे कम मत प्राप्त हुआ था उसे बाहर कर दिया जाता है। सेकंड राउंड में जिस प्रत्याशी को प्रथम राउंड में सबसे कम मत प्राप्त हुआ था उसे बाहर कर दिया जाता है। जिस प्रत्याशी को सबसे कम मत प्रथम राउंड में प्राप्त हुआ था उसे बाहर कर दिया जाता है। ठीक, और उसके द्वितीय पसंद के वोट और उसके द्वितीय वरीयता के वोट अन्य प्रत्याशियों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं और उसकी द्वितीय वरीयता के वोट और उसके सेकंड प्रेफरेंस के वोट, जिसको बाहर किया गया ना, उसके सेकंड प्रेफरेंस के वोट अन्य प्रत्याशियों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, अन्य कैंडिडेट को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ट्रांसफर, पैरा चेंज कीजिए। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस तब तक चलता है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस तब तक चलता है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, जब तक कोई एक प्रत्याशी जीत ना जाए, जब तक कोई एक प्रत्याशी नियत कोटे को प्राप्त करना कर ले,
दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल a candidate receives a fixed quota. This process continues till a candidate receives a fixed quota. ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि कोई प्रत्याशी नियत कोटा को प्राप्त ना कर ले। पूरी बात क्लियर? ये राष्ट्रपति के चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है थोड़ी सी जटिल है, जिससे आप लोगों को भी समझ में आ गई है, खूब अच्छी तरह समझ में आ गई मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आपको सब कुछ डिलीट हो गया कि वोट वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, सिग्नल ट्रांसफर वोट सिस्टम क्या है, सब कुछ जो है। लेकिन अगर एक बार आपने अच्छी तरह समझ लिया है तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको फिर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न उठाया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव को हम अप्रत्यक्ष, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। प्रतिभा, इनडायरेक्ट इलेक्शन किसे कहते हैं? हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन है क्योंकि हम और आप वोट देने नहीं जाते हैं। हमने अपने विधायकों को चुना है, हमने अपने सांसदों को चुना है, ये विधायक सांसद हमारी तरफ से वहां वोट देते हैं, इसलिए ऐसे इलेक्शन को इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। जब हम खुद वोट, जब जनता खुद वोट देके किसी को चुनती है तो है डायरेक्ट इलेक्शन। हमने विधायक को, अपने एरिया के विधायक को हमने वोट देके चुना है, ये डायरेक्ट इलेक्शन हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में हम आप वोट देने नहीं जाते हैं, हमने जिन विधायकों को चुना है ये विधायक जाके वहां वोटिंग करेंगे, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति को जनता के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया है। जनता ने डायरेक्ट जाके वोटिंग नहीं करी, जनता ने तो अपने प्रतिनिधियों को चुना और उनके प्रतिनिधि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स में जाकर राष्ट्रपति को चुना। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक, अगर जनता खुद वोट करती अपने राष्ट्रपति को और फिर राष्ट्रपति बनता तो हम कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन है। प्रश्न एक ये उठाया गया था कि राष्ट्रपति के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों रखा गया, इसको डायरेक्ट क्यों नहीं किया गया। कुछ लोगों ने मांग उठाई थी कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा सीधे होना चाहिए, तो उसको सीधे क्यों नहीं रखा गया, हमने राष्ट्रपति को इनडायरेक्ट इलेक्टेड क्यों बनाया, उसकी वजह जान लीजिए। हाँ, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति के पास शक्तियां नहीं होती हैं, राष्ट्रपति के नाम से शक्तियां प्रयोग की जाती हैं। संसदीय लोकतंत्र में वास्तव में शक्ति का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री, उसकी कैबिनेट शक्ति इसके पास होती है, राष्ट्रपति को शक्ति होती नहीं है। राष्ट्रपति सिंबॉलिक हेड है, राष्ट्रपति एक ऑर्नामेंटल हेड है, राष्ट्रपति एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, राष्ट्रपति एक नॉमिनल हेड है। दो हेड है, एक है रियल, एक है नॉमिनल। दो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, एक है रियल और एक है नॉमिनल। नॉमिनल कौन है? हमारा राष्ट्रपति है। रियल कौन है? हमारा प्राइम मिनिस्टर है। यह कहा गया कि अगर जनता सीधे राष्ट्रपति को चुनेगी तो राष्ट्रपति की ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जबकि राष्ट्रपति को हमें नॉमिनल बना के रखना है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक नॉमिनल हेड होता है, एक रियल हेड होता है। रियल हेड हमारा प्रधानमंत्री है, हम इसको अगर सीधे चुन लेंगे तो फिर ये नॉमिनल नहीं रहेगा, ये कहेगा हमें जनता का समर्थन है, हमारे पीछे जनाधार है, हमारे पीछे जनता खड़ी है, पीछे जनता का मैंडेट है। ये फिर नॉमिनल होकर काम नहीं करेगा, ये तो पावरफुल हो जाएगा। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमें इसको नॉमिनल रखना है, इसके नाम से काम किया जाएगा। राष्ट्रपति के नाम से सारे काम किए जाते हैं, मगर राष्ट्रपति के पास एक्चुअली में पावर नहीं होता। एक्चुअल अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्राइम मिनिस्टर विद इट्स काउंसिल। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ये वास्तव में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं, ये उपयोग करते हैं, मगर नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के नाम से सारे काम किए जाते हैं। ये सिंबॉलिक हेड है,
ये रियल हेड है, ये नॉमिनल हेड है, ये रियल हेड है, ये टिटुलर है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑर्नामेंटल है, दिखावटी, सजावटी, ये ऑर्नामेंटल हेड है, बट इट इज रियल हेड। तो संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति को हमको वास्तव शक्तियां देनी नहीं थी, इसलिए हमने उसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं किया, हमने उसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करी। तो भैया इलेक्शन की जरूरत क्यों थी? इलेक्शन करवाते ना। ब्रिटेन में कहाँ इलेक्शन होता है? ब्रिटेन में वहां का जो हेड ऑफ स्टेट होता है, वहां का जो नॉमिनल हेड होता है, वो वहां का क्राउन होता है, इसमें वहां के ब्रिटेन की वहां राजतंत्र है। लेकिन हमको राजतंत्र नहीं चाहिए था, हमको संसदीय लोकतंत्र तो चाहिए था, लेकिन हमको रिपब्लिक चाहिए था, हमें गणतंत्र चाहिए था। और गणतंत्र में हेड ऑफ स्टेट हमेशा इलेक्टेड होता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। राजा का बेटा नहीं, राजा वो बनेगा जिसको जनता ने चुना है। गणतंत्र में जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो भी जो है इलेक्टेड होती है, वंशानुगत नहीं होती। देश का जो हाईएस्ट पोस्ट है, जो हाईएस्ट ऑफिस है देश का, वो है प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। उस ऑफिस को भी हमने इलेक्शन से रखा है, वो हेरेडिटरी नहीं है, वंशानुगत नहीं है। यही गणतंत्र है। गणतंत्र में कोई भी पद वंशानुगत नहीं होता। संतरी से लेकर मंत्री तक, राष्ट्र अध्यक्ष तक का पद भी जो है वंशानुगत नहीं होगा, जनता के निर्वाचन से चुना जाएगा। जनता डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट सही चुनेगी। गणतंत्र में कोई भी पद वंशानुगत नहीं होता। माने जितने सरकारी पद हैं, जितने संवैधानिक पद हैं, जितने राजनीतिक पद हैं, वो आम जनता के लिए खुले हुए हैं। कोई पद किसी की बपौती नहीं है, कोई ऑफिस हेरेडिटरी नहीं है। ये है गणतंत्र। गणतंत्र होता है जहां पर कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है कि मैं तो मेरा पुत्र भी ये बनेगा, फिर मेरा पुत्र भी ये बनेगा, नहीं। हर पद, इवन हाईएस्ट ऑफिस ऑफ इंडियन पॉलिटी, प्रेसिडेंट, वो भी जो है इलेक्टेड है। तो चुनाव तुम्हें चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट चुनाव नहीं चाहिए था, क्योंकि वो संसदीय लोकतंत्र का भी ख्याल रखना है, हमें गणतंत्र का ख्याल रखना है, इसलिए चुनाव में चाहिए। लेकिन हमको संसदीय लोकतंत्र पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी ध्यान रखना है, इसलिए हमको जो है जो चुनाव होना है वो इनडायरेक्ट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पूरी तरह क्लियर है? ये कुछ दिक्कत है पूरा आपको? थोड़ा थोड़ा होगा ना। जो रिपब्लिक होता है, रिपब्लिक में ये हेड ऑफ स्टेट जो कि प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ स्टेट हमेशा इलेक्टेड होता है। ब्रिटेन में रिपब्लिक नहीं है, वहां मोनार्की है, इसलिए वहां हेड ऑफ स्टेट वहां का राजा होता है, वहां की रानी होती है। अभी एलिजाबेथ सेकंड देखो मरी है, जैसे मरी तो उनका जो पुत्र था चार्ल्स, और वो राजा बन गया। तो वहां हेड ऑफ स्टेट इसमें कौन है? चार्ल्स। हाँ हाँ, क्योंकि वो रिपब्लिक नहीं है, हम रिपब्लिक हैं, वो मोनार्की है। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वो राजा शक्तिशाली नहीं है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हाँ, इसलिए ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेसी है। तो वहां प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, सबकी जैसे यहाँ होता है, बिल्कुल तरीके से वहां होता है। प्रधानमंत्री के पास पावर होता है, शासनिक शक्तियां वहां प्रधानमंत्री के पास है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के पास शासनिक शक्तियां हैं। ये डेमोक्रेसी है। लेकिन हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड ना होकर वहां पर हेरेडिटरी है, इसलिए वो रिपब्लिक ना होकर मोनार्की है। हमारे यहाँ हाईएस्ट ऑफिस तक भी जो है इलेक्टेड है, हमारे यहाँ रिपब्लिक है। लेकिन उस इलेक्शन को हमने डायरेक्ट नहीं रखा, क्योंकि हमको पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द स्टेट होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसके पास नॉमिनल पावर होता है, नाम का पावर होता है। जब हमको आपको नॉमिनल बना के रखना है, हमको आपको सिंबॉलिक हेड बना के रखना है, हमें आपको प्रतीकात्मक अध्यक्ष बना के रखना है, इसलिए हम आपका डायरेक्ट इलेक्शन क्यों करें? दूसरा, डायरेक्ट इलेक्शन खर्चीला भी होता है, अनावश्यक था। पूरी बात क्लियर है? हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों? हेडिंग है
राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों? अभी उत्तर आपको ये बात नहीं पढ़ाई गई है? पढ़ा रही है? क्या चल रहा है? ये पढ़ चुके हो? हाँ, तो ये बात समझाई गई है तो तुमको बड़ी जल्दी समझ में आ गई होगी। अच्छा, वरना समझ में आती है। तो ये बात बताई गई थी ना, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों? हाँ, क्या ऐसा बताया गया था? तो फिर बेकार पढ़ा हुआ ये पढ़ो। बात ये होती नहीं कि बताने को तो कुछ और भी बताया जाए, उस पर टाइम टेकिंग हो जाएगा और हमारी ऑडियंस इस प्रकार की है नहीं कि हम उसको ज्यादा बताएं ना। जैसा भी देखो थोड़ी देर में बोर होने लगे थे ये है। आप बताइए कि अभी आप नहीं है तो आपको, हाँ, तो आपको तो थोड़ा बहुत बोर होना स्वाभाविक है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम इसके सामने अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं। उतना ही बताया जाए कि आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग बोर ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा पढ़ाने के चक्कर में हमको निगेटिव मार्किंग मिलना शुरू हो जाए। हाँ, ऐसा होता है। मान लीजिए हमको अगर आपका स्टैंडर्ड पता है, उस स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाएंगे, हमको पॉजिटिव मार्किंग मिलेगी। हमने आपके स्टैंडर्ड से बढ़ के आपको कोई चीज बता दी सपोज, ठीक, आप क्या हो गया, आप बोर हो गए और तुरंत हमको निगेटिव मार्किंग मिलने लगेगी। टीचर बहुत बेकार का है। तो इस बात को, अच्छा कौन सा ग्रिड्स? हाँ 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 हाँ। और समूह वाला इसमें किस, हाँ हाँ हाँ। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो है जो हम डिलीवर कर रहे हैं, हम बताने को मेरे को बहुत सारी बातें हैं। अभी राष्ट्रपति के चुनाव की आलोचनात्मक समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन उसकी उतनी चीजें हम वहां तक डिटेल में नहीं जाएंगे। बस लगा इतने मोर 10% हमने दे दिया ऑडियंस को देखते हुए, ये ना, ये चीज है। हाँ, देखिए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा रखा जाता, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन से रखा जाता, जहां पर आपको दिक्कत तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्या नाम है आपका? दिव्या। जहां दिक्कत हो पूछिएगा, ठीक है? यदि राष्ट्रपति का चुनाव, यदि राष्ट्रपति का पद प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा रखा जाता, यदि राष्ट्रपति का पद प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा रखा जाता, हाँ, डायरेक्ट इलेक्शन, इफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज केप्ट डायरेक्टली इलेक्टेड, यदि राष्ट्रपति का चुनाव, यदि राष्ट्रपति का पद प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा रखा जाता, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तुलना में कहीं अधिक सशक्त और जनाधार वाला होता। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तुलना में कहीं अधिक सशक्त, पावरफुल और जनाधार वाला होता। पावरफुल एंड पॉपुलर, जनाधार वाला माने पॉपुलर। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तुलना में कहीं अधिक सशक्त और जनाधार वाला होता या बन जाता। हाँ हाँ, यही यही लिखेंगे। तो स्वाभाविक रूप से, तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य प्राधिकार का टकराव पैदा होता। तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य प्राधिकार का टकराव, कॉन्फ्लिक्शन ऑफ अथॉरिटी, प्राधिकार का टकराव, कॉन्फ्लिक्शन ऑफ अथॉरिटी पैदा होती। हाँ, प्राधिकार का टकराव, प्राधिकार का टकराव पैदा होता।
संसदीय लोकतंत्र होने के कारण, भारत में संसदीय लोकतंत्र होने के कारण, भारत में संसदीय लोकतंत्र होने के कारण हमें राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, हमें राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में चाहिए था। हमें राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में चाहिए था। ये फॉर द रीजन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, रीजन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम prevailing in India, for the region of parliamentary system prevailing in India, we need a president as a constitutional and symbolic head. We need a president as a constitutional and symbolic head. Constitutional and symbolic head. And real authority should lie with the prime minister, should lie with the prime minister. हिंदी में क्या लिखा है? के रूप में चाहिए था, और प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपाल का अध्यक्ष बनना था। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई? तो बात यह है कि जब यही बात थी कि हमको एक सिंबॉलिक हेड चाहिए था, सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड चाहिए था, हमको एक ऑर्नामेंटेड, एक सजावटी प्रमुख चाहिए था। तो चुनाव ना कराते, बातें खत्म कर दो चुनाव की, नहीं, हमें गणतंत्र भी चाहिए था। हमें हेड ऑफ स्टेट जो है इलेक्टेड चाहिए। चुनाव क्यों ना कराएं? चुनाव तो हम कराएंगे। ठीक, पैरा चेंज कीजिए। प्रश्न उठता है द इशू इज, प्रश्न उठता है फिर क्यों राष्ट्रपति का चुनाव ही कराया जाए? द इशू इज व्हाई द प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड। द क्वेश्चन इज व्हाई द प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड। तो राष्ट्रपति का चुनाव ही क्यों कराया जाए? तो इसका जवाब है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है। भारत में संसदीय लोकतंत्र को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, the answer to this question is the parliamentary system in India, the parliamentary system in India is connected with republic, ठीक, पूरा कसम क्लियर है। गणतंत्रवाद, हमको गणतंत्र चाहिए, इसलिए चुनाव कराना तो जरूरी था, लेकिन चुनाव प्रत्यक्ष करवाएंगे नहीं, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र है। हमको राष्ट्रपति को पावरफुल नहीं चाहिए, हमको सिंबॉलिक हेड चाहिए, हमने उसका अप्रत्यक्ष चुनाव रखा है। ठीक, दैट्स ऑल। ये राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का चैप्टर खत्म नहीं हुआ। हाँ,